जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं? मेरी आवाज़ आपको आ रही है? जी सर जी, वालेकुम सलाम। ठीक ठाक है सर, आप सुनाएं कैसी तबीयत आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन जी, अब बेहतर है, शुक्र अल्लाह का। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने जी कल मैसेज किए थे, गुड विशेस किया था, बहुत शुक्रिया। जी स्टार्ट करें जी हम। जी सर। जी जी, बहुत शुक्रिया। स्टार्ट करते हैं ताकि कल भी हमारा एक दिन ज़ाया हो गया था, तो वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आपको फ्राइडे वाले दिन क्लास होगी। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम भुट्टो दौर के जो रिफॉर्म्स थी दौर हुकूमत के अंदर, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। कल वैसे मैंने कहा था कि आप ये इसको स्टडी कर लें, तो लेकिन फिर भी मेरी खुद से सेटिस्फेक्शन नहीं होती जब तक मैं करवा ना लूँ। तो मैंने सोचा आज मैं दोबारा इसको रिपीट करवा देता हूँ। भुट्टो एरा में जो रिफॉर्म्स हुई हैं वो बड़ी मशहूर हैं और पेपर में लाजमी उसके मतलब एक आध क्वेश्चन आ जाता है, चाहे वो हिस्ट्री का हो चाहे वो पाक स्टडी का हो। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जुल्फकार जी जो भुट्टो थे वो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर और सदर पाकिस्तान थे, दो ओहदे थे उनके पास। तो एक इनकी सुप्रीम पावर थी उस वक्त उनके पास। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस पावर का अच्छा इस्तेमाल किया जाए अच्छे मकासद के लिए। तो उन्होंने मुल्क के अंदर इस्लाहात जो है रिफॉर्म्स लाने के लिए कुछ आर्डिनेंस जारी किए थे, क्योंकि वो आल इन आल थे उस वक्त मुल्क के अंदर, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर और सदर पाकिस्तान। इसलिए उन्होंने सदर पाकिस्तान की हैसियत से, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से आर्डिनेंस के जरिए मंदरजा झैल इस्लाहत की थी। उनकी सबसे पहली इस्लाहत पढ़ते हैं जी सेहत पॉलिसी के बारे में। जी नई सेहत पॉलिसी, जैसे कि आप जानते हैं, आपने पढ़ा भी होगा कि बाबा सोशलिज्म कहा जाता है शेख रशीद अहमद को। शेख रशीद अहमद, वही शेख रशीद अहमद जो आजकल इमरान खान के साथ थे, शेख रशीद अहमद अब हमारे वजीर दाखिला भी थे। ये उस वक्त वजीर थे बराए सेहत अमूर के। तो इन्होंने, इनके कहने पे जुल्फकार अली भुट्टो ने एक पॉलिसी बनाई सेहत के मुतल्लक कि अब जो डॉक्टर हैं वो अपनी तरफ से मेडिसन नहीं देंगे मरीज को। वो क्या करेंगे कि सिर्फ नुस्खा लिख कर देंगे, प्रिस्क्रिप्शन देंगे और अपनी फीस लेंगे। अब ये कि डॉक्टर जो पहले होते थे, पहले ये था कि मरीज अगर डॉक्टर के पास जाता तो वो चेक करते और साथ ही उसको अपनी तरफ से मेडिसिन भी देते, मेडिसिन के पैसे अलग से लेते। अब उन्होंने कह दिया कि आप सिर्फ मशवरा फीस ले, कंसल्टेंसी के पैसे लें, मेडिसिन मरीज जहां से मर्जी खरीद सके। यानी कि मेडिसिन जरूरी नहीं है कि आपसे ही खरीदे, किसी भी अच्छे केमिस्ट स्टोर से वो खरीद सकता है, मेडिकल स्टोर से। तो सबसे पहली जो इस्लाहात थी, रिफॉर्म थी, वो सेहत के अंदर, हेल्थ के अंदर लाई गई। डॉक्टरों को इस बात का पाबंद किया गया कि वो मेडिसिन लिख कर दें और इसके अलावा जो अदवायात हैं, मेडिसिन हैं, इनके पेटेंट नाम की बजाय इनके जेनेरिक नाम रखने की तजवीज़ सामने आई। पेटेंट नाम की बजाय जेनेरिक नाम रखे जाए। ये क्यों था? ताकि कोई भी मेडिकेट जो है मेडिसिन की कंपनी, वो ये दवाई बना सके, खुद से तैयार कर सके। उस मेडिसिन का फार्मूला जो है वो अब आपने लिखना है किस पे, जो मेडिसिन के ऊपर जो लेबल लगा होता है, आपने उसके ऊपर उसका फार्मूला भी लिखना है कि ये मेडिसिन जो इस बीमारी के लिए है, इसका ये फार्मूला है।
और इसमें तमाम कंपनीज को ऑफर दी गई थी कि वो इस फार्मूले के तहत बना सके, यानी कि जेनेरिक नाम रखे गए पेटेंट नाम की बजाय, ताकि अब आजाद थी हर कंपनी उस फार्मूले के तहत खुद से दवाई बना सके, उसका नाम भी अपने तौर पे रख सके। इसलिए सबसे पहले तो ये इस्लाहात की गई कि जेनेरिक नाम रखे जाएं। इसके अलावा ये था कि मेडिकल जो कॉलेजेस हैं पाकिस्तान के अंदर वो उस वक्त 6 थे। मेडिकल कॉलेज पूरे पाकिस्तान के अंदर यानी कि मगरबी पाकिस्तान के अंदर 6 थे, और इसमें ये 1971 की बात है, 1971, और भुट्टो एरास में यानी कि 1976 तक 1976 तक इसकी तादाद होगी 10, तादाद बढ़ गई 6 की बजाय तादाद होगी 10। इसके अलावा जो मेडिकल कॉलेजों में तलबा एडमिशन लेते थे उनकी तादाद को भी बढ़ा दिया गया। 976 तलबा थे एक साल के अंदर पूरे इन 6 मेडिकल कॉलेजों में, जबकि उसको यानी कि एमबीबीएस तलबा की तादाद थी 976 मुल्क के अंदर 1972 में, और ये तादाद बढ़ के कितनी हो गई थी, तकरीबन 4000 के करीब। नाइनटीन 76 में ये तादाद 4000 हो गई, और इस तरह नए मेडिकल कॉलेजेस भी खोले गए, तलबा की तादाद को भी बढ़ाया गया, एडमिशन ओपन कर दिए गए, ज्यादा तादाद में सीटें मजीद रख दी गई मेडिकल कॉलेजों में। इसलिए ये जो पहली रिफॉर्म्स थी जो हेल्थ के शोबे में की गई थी भुट्टो एरा में। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं जी उनकी अगली इस्लाहात। उसके बाद उनकी आ जाती हैं जी तलीमी इस्लाहात, एजुकेशन रिफॉर्म्स उनकी। ये मैं अरेज कर देता हूँ। सर वीडियो नहीं आ रही। वीडियो नहीं नजर आ रही थी? और कुछ जी अब आई है? जी सर अब आ गई है जी। अब जी एजुकेशनल रिफॉर्म्स जी। एजुकेशनल रिफॉर्म्स मार्च 1972 में तलीमी इस्लाहात मुतारफ करवाई गई। तलीमी इस्लाहात मुतारफ करवाई गई। अब जो भुट्टो थे वो तलीम को लेके, तलीम की शोबों को लेके बड़े परेशान थे। वो कहते थे, जब पहली तलीमी उन्होंने कॉन्फ्रेंस बुलाई तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान है तलीमी लिहाज से बहुत पसमानदा है, बहुत पीछे है बाकी मुल्कों से। वो कहते थे कि हमारे यहाँ जो तबकाती निज़ाम है तलीम के अंदर भी, कि अच्छी तलीम आला तलीम सिर्फ अमीर आदमी का बेटा, लैंडलॉर्ड का बेटा, जागीरदार का बेटा और फैक्ट्री मालिक का बेटा ही हासिल कर सकता है, जबकि जो पुअर क्लास है मुल्क के अंदर, लोअर मिडिल, वो अच्छी तलीम हासिल नहीं कर सकती। उसने इस पे भुट्टो साहब ने ये भी कहा था कि इस पे हमारे जो कसूर है वो बरतानवी जो निज़ाम रहा है हमारे अंदर, उसका बड़ा अमल दखल है। इसलिए उन्होंने इस पे बहुत ज्यादा जोर दिया तलीमी इस्लाहात के लिए, और ये भी कहा कि अब अगर आप एक साल के अंदर भी 1% की शरह से
जो शरह खानगी है वो बढ़ती, तो आज हम 30 सालों में कम से कम 30% तो ऊपर होते। इसलिए भुट्टो साहब ने तलीमी इस्लाहात पे जोर दिया और उनकी जो सबसे पहली इस्लाह थी वो ये थी कि कॉलेजेस को नेशनलाइज कर दिया गया। 1972 में सितंबर 1972 में सबसे पहले कॉलेजों को नेशनलाइज्ड कर दिया गया। इसके बाद सितंबर के बाद आ जाता है जी अक्टूबर, अगले महीने ही स्कूलों को भी कर दिया जाता है। अब वो समझते हैं कि सरकारी तहवील में लेने से स्कूलों की जो म्यार है वो बेहतर हो जाएगा। स्कूलों के जो मसले मसाइल हैं, क्योंकि उस वक्त प्राइवेट शोबे में थे तो इतनी इस्लाहात नहीं थी, चार दीवारी स्कूलों की नहीं होती थी, बैठने के लिए टाट भी मुहैया नहीं होते थे और बहुत सारे मसाइल थे। तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं इसको नेशनलाइज कर देता हूँ तो फिर जो गवर्नमेंट है वो अब इसको बेहतर करने के लिए, इसमें इस्लाहात लाने के लिए अपना किरदार अदा कर सकती है। सबसे पहले उन्होंने कॉलेजों को नेशनलाइज किया, कॉलेजों को नेशनलाइज करने के बाद स्कूलों को किया और उन्होंने कहा था कि इसके अलावा नेशनल फाउंडेशन बुक जो का क्याम किया, नेशनल अब ये नेशनल बुक फाउंडेशन क्या थी कि अब जितनी भी बुक्स हैं जो खास करके साइंस मज़ामीन पर मुश्तमिल होती थी, जो सब्जेक्ट थे, उनका तर्जमा किया गया अंग्रेजी से उर्दू में और वो जो है तर्जमा करके जो पाकिस्तानी स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर उनको मुतारफ करवाया गया। तर्जमे वाली जो उर्दू में बुक्स को ट्रांसलेट कर दिया गया। इस तरह जो नए नए मज़ामीन आए उस दौर के हिसाब से उसको मुतारफ करवाया गया और साइंसी खास तौर पर जो साइंस सब्जेक्ट हैं इन पे जोर दिया गया और इनको क्लासों के अंदर, स्कूलों के अंदर मुतारफ करवाया गया। इसके अलावा उन्होंने यूनिवर्सिटी की तलीम को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंदर कर दिया। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के स्पुर्द कर दिया। यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक अदारा बना दिया गया जिसके जिम्मा यूनिवर्सिटी की तलीम थी। अब एमए तक या पीएचडी एमफिल तक जो एजुकेशन है वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंडर कर दी गई। इसके अलावा 50,000 कुतुब खाने कायम कर दिए गए। 50,000 कुतुब खाने, 50,000 कुतुब खाने बनाए गए और जो मुस्तहिक तलबा थे उनको वज़ाइफ दिए गए और उनको बैंकों से कर्जों की सहूलत भी दी गई। मुस्तहिक तलबा के लिए वज़ाइफ और बैंक लोन का इंतजाम किया गया कि अगर कोई अच्छा ब्रिलियंट स्टूडेंट है लेकिन उसके पास वसाइल नहीं है, वो गरीब है, तो उसके लिए बैंक लोन जो है उसका इजरा किया गया और उसको बेहतर तालीम हासिल करने के लिए, अब वो चाहे मुल्क से बाहर भी जा सकता था पढ़ने के लिए, तो बैंक उसको लोन देते थे। अब इसके अलावा जो एक और चीज है, अक्टूबर 1974 तक, अक्टूबर 1974 से मैट्रिक तक तालीम मुफ्त कर दी गई। यानी कि इससे पहले ये फ्री ऑफ कास्ट नहीं थी। इससे पहले तक जो
ट्यूशन फीस अदा करना पड़ती थी। लेकिन भुट्टो ने जो रिफॉर्म्स लाई उसमें ये भी शामिल था कि अक्टूबर 1974 से मैट्रिक तक तो तालीम है ये हर बंदा हासिल कर सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट बगैर किसी फीस के। इसके अलावा अब्दुल हफीज पीरजादा जी, यहाँ एक चीज आप ज़हन में रखिए कि वजीर तालीम कौन था? अब्दुल हफीज पीरजादा। अब्दुल हफीज पीरजादा वजीर तालीम थे। इन्होंने 8 नकात या 8 रिफॉर्म्स तलीमी हवाले से पेश की थी। 8 नुकात पेश किए थे। एजुकेशन रिफॉर्म्स के लिए 8 नुकाती एजेंडा पेश किया अब्दुल हफीज पीरजादा ने जुल्फकार अली भुट्टो के इमाम पर, उनके कहने पर। और नेशनल बुक फाउंडेशन जुलाई 1972 में जिसका इजरा किया गया था ये भी याद रखिए। 4 जुलाई 1972 नेशनल बुक फाउंडेशन का क्या ये थी तलीमी इस्लाहात। इसके अहम पॉइंट्स जो हैं वो आपको बता दिए गए हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें। नेक्स्ट हम चलते हैं। चले तबीयत कैसे सर आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है जी। ठीक है अब आगे से जी काफी फर्क है। शुक्र है अल्लाह का। बहुत शुक्रिया जी शफीक भाई, बहुत शुक्रिया आपका। अब है जी भुट्टो दौर का जो एक अहम है क्वेश्चन जिसमें पेपर अक्सर आ जाता है। एक तो है कौमी संतों को मिलाया गया यानी कि इंडस्ट्री को नेशनलाइज किया गया। पाक स्टडी या में तकरीबन ये सवाल लाजमी आ जाता है या बैंकों के मुतालिक पूछ लेता है कि ये बैंकों को कब नेशनलाइज किया गया। इसलिए ये दो जो क्वेश्चन है ये बहुत अहम है आज के टॉपिक के हवाले से। अब हम पढ़ते हैं जी कौमी जो इंडस्ट्री है संतों को। तीसरा पॉइंट संतों को कौमी आने। एक तो ये जो उर्दू में भी ये लफ्ज उर्दू में उर्दू में आसान होते हैं इंग्लिश में मुश्किल होते हैं और बाज इंग्लिश में आसान होते हैं उर्दू में मुश्किल होते हैं। संतों को कौमी आने की पॉलिसी या को में आया गया। चलिए पॉलिसी हम लिख लेते हैं ज्यादा बेहतर है। नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री, आसानी से आप ये भी कह सकते हैं नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री। 2 जनवरी 1972 को जुल्फकार अली भुट्टो ने जितनी भी सनतें थी भारी सनतें खास तौर पे हैवी इंडस्ट्रीज सबसे पहले उनको नेशनलाइज किया गया 2 जनवरी 1972। सबसे पहला पॉइंट
2 जनवरी 1972 को जो भारी मशीनरी, जिसको हम उर्दू में कहते हैं जी हैवी इंडस्ट्री आप कह सकते हैं इंग्लिश में, को भारी मशीनरी को नेशनलाइज किया गया। अब भारी संतों से आप मुराद क्या ले सकते हैं? लोहे और फौलाद के कारखाने, लोहे और फौलाद के कारखाने, इसके अलावा सीमेंट के कारखाने, सीमेंट के अलावा ट्रैक्टर और उसके जितने भी पार्ट्स जो असेंबल्ड होते थे वो, इसके अलावा चीनी के कारखाने और कार साजी कि जहां पे कारें बनती थी, कारें असेंबल्ड होती थी वो कारखाने, और पेट्रोकेमिकल्स, और इसके अलावा खाद के कारखाने। यानी कि बहुत सारे ऐसी चीजें जितनी भी जो अहम अहम बड़े बड़े सनती प्रोजेक्ट थे उनको कौमी तहवील में ले लिया जाता है एक ऑर्डिनेंस के जरिए, जो कि 2 जनवरी 1972 को नाफिज अमल किया जाता है मुल्क के अंदर। इसके बाद अब इसमें क्या चीज थी, इसको क्यों लिया गया? इसको इस वजह से लिया गया कि भुट्टो समझते थे कि अगर इनको सरकारी तहवील में ले लिया जाता है तो उनकी प्रोग्रेस बेहतर हो जाएगी, जो मुल्क के अंदर शॉर्टेज है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे मामला थे जो खराब हो गए थे 1971 में बांग्लादेश के अलहदा होने से, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान के अलहदा होने से बहुत सारे मसाइल थे माशी तौर पर। इसलिए इन सारे कारखानों को, क्योंकि इसमें बहुत सारे कारखाने ऐसे भी थे कि जिनके जो सरमायादार थे वो बंगाली थे और उनको खर्चा हो गया कि ये अपने जो हैं सरमाया कारखाने ये उधर शिफ्ट कर लेंगे, इसीलिए या ये भी था कि जो ज्यादा सरमायादार हैं वो बाहर ना चले जाएं, इसलिए उनकी जितनी भी बड़ी बड़ी फैक्ट्री बड़ी बड़ी कारखाने थे उनको नेशनलाइज कर दिया गया। इसके अलावा थोड़े अरसे के बाद ही भुट्टो ने जो छोटे कारखाने हैं जैसा कि जिनिंग फैक्ट्रियां और फ्लोर मिलें, इनको भी ले लिया दूसरे नंबर पे भी, यानी कि जिसका बराह रास्त तल्लक इंसान के आम इंसान से था, खाने पीने की अशिया से था, घी के कारखाने, फ्लोर मिलें, जिनिंग फैक्ट्रियां और राइस फैक्ट्रियां, जहां पे चावल वगैरह बनते हैं जिनको हम शेलर कहते हैं आम जुबान में, ये भी भुट्टो ने नेशनलाइज कर दी गई। और इसके अलावा जो गैर मुल्की सरमाए से चलते थे बड़े बड़े कारखाने, उनको भी भुट्टो ने कौमी तहवील में ले लिया। अब इसमें थोड़ी सी परेशानी बैकड्रॉप ये आया कि इसमें बहुत ज्यादा जो थे वर्कर भर्ती कर लिए गए, जरूरत से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि भुट्टो जो क्योंकि पीपी को नुमाइंदगी करते थे इसलिए उन्होंने इनमें बेतहाशा जो था वर्कर भर्ती करना शुरू कर दी गई, क्योंकि भुट्टो नारा लगा कर आए थे लेबर्स का रोटी कपड़ा मकान का, इसलिए उन्होंने बहुत ज्यादा इस्तेदाद में, क्योंकि नेशनलाइज हो गए, इस पे सरकारी कंट्रोल हो गया और सरकार ने बहुत ज्यादा बंदे भर्ती कर लिए, डायरेक्टर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर्स और आम जो तबका है लेबर्स वगैरह बहुत ज्यादा तादाद में, जिससे क्या हुआ कि इसकी इस्तेदाद कार गिर गई।
बजाय पैदावार बढ़ने के, क्योंकि मेन रीजन था कि इन अदारों की, इन फैक्ट्रियों की, इन कारखानों से पैदावार बढ़े और मुल्क के अंदर शॉर्टेजेस ना हो, शॉर्टेज किसी भी किस्म की ना हो। लेकिन इसके बरक्स हुआ, जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो सहल यानी कि काहिल कह लें, सुस्त कह लें, हो गए। उन्हें पता था कि अब हम सरकारी गवर्नमेंट हैं, मुलाजिम हैं, अब हमें कुछ भी नहीं होगा। इसलिए जो नतायज हासिल करना चाहते थे भुट्टो, वो नतायज हासिल ना हो सके संतों को मियाने से। इसके अलावा इसका एक और ड्रॉबैक है कि जो सरमायादार थे वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गए। अब एक बंदा फर्ज महल एक फैक्ट्री लगाता है जी 50 करोड़ रुपए की, उस वक्त 50 करोड़ रुपए की एक फैक्ट्री लगाता है, तो वो कुछ अरसे बाद अगर हुकूमत उसको अपनी तहवील में ले लेती है तो फिर वो तो गया काम से। इसलिए सरमायादार थे जो थे वो डर रहे थे, इन्वेस्टमेंट जो थी वो उस तरह से ना हो सकी जिस तरह चाहते थे, क्योंकि सरमायादार को तहफ़्फ़ुज़ नहीं था। जब देखें कि थोड़े अरसे के बाद, कुछ महीने के गुजरने के बाद, जो छोटी सनतें थी जैसे घी के कारखाने, राइस फैक्ट्रियां, फ्लोर मिलें, जब इन पे भी हुकूमत का कंट्रोल हो गया, ये भी सरकारी तहवील में चले गए, जो सरमायादार थे वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गए। उन्हें पता था कि अब हमें गवर्नमेंट से कुछ नहीं मिलना, अब हमारे जो भी मुनाफा जात हैं ये गवर्नमेंट के अंदर चले गए हैं, कि गवर्नमेंट अदारों की तहवील में चले गए हैं, इसलिए अब हम फारिग हैं। इसलिए वो बजाय सरमाया पाकिस्तान में लगाने से दूसरे मुल्कों में सरमाया लगाने के सोचने लगे और या बैंकों में रखने लगे। इसलिए ये जो पॉलिसी है इतनी अच्छी नहीं समझी जाती, खासकर संतों को कौमियाने की नेशनलाइज करने की। इसके अलावा अब हम आगे चलते हैं जी चौथा पॉइंट पे, बैंकों की। अस्सलाम वालेकुम सर आज आवाज बहुत ज्यादा कट रही है, कुछ समझ नहीं आ रही, वीडियो भी बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है। ये प्रॉब्लम सबको आ रही है या सिर्फ आपको आ रही है? शुरू में आ रही थी हम सबको ही ना, तो अब मुझे तो क्लियर ही आ रही है। ये बंद कर देंगे अपना माइक। असल में आज कुछ ये भी है कि आवाज और जी आवाज कम आ रही है। नहीं सर, क्लियर है सर, बिल्कुल साफ है। असल में आज कुछ मैं भी ज्यादा ऊंची आवाज से नहीं बोल रहा, पहले मैं कोशिश करता हूँ कि आपको आवाज सही आए। आज मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए मैं ज्यादा जो है ना खुल के नहीं बोल रहा, मगर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अब आपको समझ आए। बैंकों को नेशनलाइज करने की पॉलिसी, ये चौथी रिफॉर्म्स थी और 19 मई डेट याद रखनी है बस, 19 मई 1972, 19 मई 1972 को तमाम बैंकों को कौमी तहवील में ले लिया गया। इसके अलावा बीमा पॉलिसीज को भी, बीमा साज कंपनियों को भी कौमी तहवील में ले ली गई, सरकारी तहवील में, कौमी तहवील में। 19 मई 1972, सिर्फ आपने एक डेट याद रखनी है। मैंने आपको कहा है कि ज्यादातर सवाल आता है बैंकों वाला या इंडस्ट्रीज वाला, ये दो सवाल हैं जो आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं।
इसको आपने याद रखना है। लेकिन एक चीज है कि ये सारी इस्लाहात जो हैं ये 1972 में ही हुई थी। ये एक अहम पॉइंट है कि बंदा डिस्टर्ब नहीं होगा, यानी कि उसके ज़हन में 1972 72 ही रहे कि जितनी भी ज्यादातर रिफॉर्म्स हैं या नेशनलाइजेशन की पॉलिसी है वो 1972 72 में हुई। सिर्फ मंथ जो है महीने आगे पीछे हैं, बाकी सन जो है साल वो सेम है 1972। 19 मई 1972 को तमाम बैंकों को सरकारी तहवील में ले लिया गया। इसके अलावा जितनी भी बीमा साज पॉलिसी थी जो बीमा करती हैं जिंदगी का, उनको भी सरकारी तहवील में ले लिया गया और उसके बाद उसको नाम दे दिया गया स्टेट बैंक स्टेट पॉलिसी। इसके अलावा जिस स्टेट बैंक को एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया गया, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को। अब स्टेट बैंक को एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिया गया और वो अपनी मर्जी से डायरेक्टर रख सकता है और अपनी मर्जी से डायरेक्टर्स मुकर्रर कर सकता है। स्टेट बैंक को ये स्टेट बैंक के जिम्मे लगा दिया जाता है कि आप जो है डायरेक्टर्स रखें, जितने भी बैंक हैं इनके ऊपर डायरेक्टर्स और असिस्टेंट डायरेक्टर्स का तकर्रर जो है वो आपने करना है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर ने। इसीलिए ये जो है जितने भी बैंक्स हैं ये चले जाते हैं सरकारी तहवील में। इसके अलावा जो ओहदेदार हैं बैंकों के उनकी तादाद को भी कम कर दिया जाता है। जितने भी उसके प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट होते थे उनकी तादाद को भी कम कर दिया जाता है बैंकों की, और तमाम बैंक जो हैं सरकारी तहवील में ले लिए जाते हैं। अब बैंकों को सरकारी तहवील में देने से भी वही परेशानी हुई बाद में जो कौमी संतों की हुई कि जितने भी बैंक्स थे उनकी एफिशिएंसीज जो है मुलाजमीन की वो कम हो गई, इस्तेदादे कार घट गई। क्योंकि प्राइवेट जो बंदा है वो बेहतर, उसका जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो अच्छे तरीके से काम लेता है, उसको पता है कि इसको मैंने इतनी पे करनी है तो इसको मैंने काम भी उस तरीके से लेना है। लेकिन जब सरकारी मुलाजमिन गवर्नमेंट मुलाजमिन बंदा हो जाता है गवर्नमेंट मुलाजिम के अंदर, तो उसकी इस्तेदादेगार कम हो जाती है, उसको पता है मुझे यहाँ से कोई हिला नहीं सकता, मैं काम करूँ चाहे ना करूँ। जबकि प्राइवेट बंदों को ये डर होता है कि अगर मैं अच्छा काम नहीं करूंगा तो ये मुझे निकाल देंगे। इसीलिए बैंकों को नेशनलाइज करने के बाद जितने भी बैंक्स मुलाजमीन थे उनकी इस्तेदादे कार जो है एफिशिएंसी वो डिक्रीज हो गई, कम हो गई। अब है भुट्टो की, ये है जी बस यहाँ तक ही। अब है ज़रई इस्लाहात जो बड़ी अहम है, वो भी हम पढ़ लेते हैं। जी अब है एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, ज़रई इस्लाहात। इससे पहले ज़रई इस्लाहात कौन लेकर आया था आपके ज़हन में होगा, शायद आपको याद हो। जी कोई बता सकता है? जी सर, जनरल अयूब लेके आए थे। जनरल अयूब, बिल्कुल जी। ज़रई इस्लाहात जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स
जुल्फकार अली भुट्टो से पहले अयूब खान मुतारफ करवा चुके थे। आप मुझे बता सकते हैं कि उसमें कितनी जो एकड़ जमीन है वो एक बंदा रख सकता था? 1000 एकड़ थी सर वो नॉन इरिगेटेड और 500 एकड़ इरिगेटेड। जी बिल्कुल ठीक है जी। अब आपको अयूब दौर की इस्लाहात याद होगी, वो 1900 कब वाला मुतारफ करवाई थी उसने? 1959 में या 60 में? जनवरी 24 जनवरी 1959 सर। जी ठीक हो गया जी। 1959 में उन्होंने मुतारफ करवाई थी। ये चीजें मैं इसलिए, क्योंकि इसका एक लिंक बनता है, इसलिए आपको मैं दोबारा उधर ले गया जनरल अयूब के दौर में। जनरल अयूब के दौर के बाद जुल्फकार अली भुट्टो ने 1 मार्च 1972 को ज़राई इस्लाहात मुतारफ करवाई थी। अब इसमें क्या था? हद्दे मलकियत जी, हद्दे मलकियत अयूब खान के दौर में हद्दे मलकियत 500 एकड़ थी नहरी और 1000 एकड़ थी बारानी। हद्दे मलकियत 500 एकड़ नहरी की बजाय 150 एकड़ कर दी गई थी, 150 एकड़ कर दी गई। जी क्लियर हो गया। अब देखें कि 500 से घटाकर कितनी कर दी? 150 एकड़। ये किसने की? जुल्फकार अली भुट्टो ने। जुल्फकार अली भुट्टो के बारे में ये भी आपको पता होगा कि ये बड़े सगीर पाको हिंदी यानी कि मुस्लिम जो है पाकिस्तान उस वक्त था, उसके सबसे बड़े जिम्मेदार थे। सबसे बड़े जिम्मेदार के बेटे थे सर शाहनवाज भुट्टो के, और इनके पास 2.5 लाख एकड़ जमीन थी। कितनी जी? 2.5 लाख एकड़। और इतने बड़े लैंडलॉर्ड होने के बावजूद भी इन्होंने ज़राई इस्लाहात नाफिज की थी मुल्क के अंदर, कि हद्दे मलकियत जो है ये 500 एकड़ नहरी की बजाय 150 एकड़ हो और 1000 एकड़ बारानी की बजाय 300 एकड़ होगी। अब इन्होंने 500 की बजाय, खत्म हो गया जी वेलकम बैक जी। हम बात कर रहे थे ज़राई इस्लाहात की, कि जो 500 एकड़ की बजाय 150 एकड़ कर दी गई और 1000 एकड़ की बजाय 300 एकड़ कर दी गई। अब ये इस पहली इस्लाहात थी, लेकिन इसमें एक चीज याद रखना है कि ये फी बंदा यानी कि खानदान का फी बंदा 150 एकड़ रख सकता है नहरी, और जो बारानी है वो 300 एकड़ रख सकता है। यानी कि थोड़ा सा चोर दरवाजा रखा हुआ था कि फॉर एग्जाम्पल एक घर के, एक खानदान के, एक बुजुर्ग के 7 बेटे हैं, तो वो 7 बेटे ही 300 एकड़ अगर बारानी थी तो वो रख सकते थे। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 2100 एकड़ एक ही खानदान में रह सकती थी। इसी तरह जो दूसरे हैं उनकी बेटियां, उनके पोते, उनको भी ये अलाट हो सकती थी, यानी कि जिस तरह कानून के मुताबिक। और जितनी भी जायद जमीन थी वो जागीरदारों से, लैंडलॉर्डों से हासिल करनी थी बिला मुआवजा, और बिला मुआवजा ही आगे उसको दे देनी थी मज़ाहिरीन को। यानी कि मज़ाहिरीन जिनके पास पैसा नहीं था उनको बिला कीमत बगैर किसी मुआवजे के ये जो जमीनें हैं एक्स्ट्रा ये डिवाइड कर दी गई। इसके अलावा तीसरा जो पॉइंट है कि सरकारी मुलाजमीन को उस वक्त जमीनें मिलती थी दौरान सर्विस या सर्विस के बाद रिटायर्ड, यानी कि जब रिटायरमेंट आती थी तो उसको जमीन दी जाती थी, तो उसकी हद जो थी बाद रिटायरमेंट
की हद 100 एकड़ कर दी गई, 100 एकड़ कर दी गई। यानी कि जितने भी सरकारी मुलाजमीन थे रिटायरमेंट के बाद उनको 100 एकड़ जमीन मिलेगी, 100 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं मिलेगी। और वो मुलाजमीन जिन्होंने 100 एकड़ से ज्यादा ली हुई थी उनसे वापस ले ली गई, उनसे 100 एकड़ से ज्यादा, बल्कि मैं लिखता नहीं हूं, आप इधर समझ आए, नीचे एक और पॉइंट लिखना है, यानी कि 100 एकड़ से ज्यादा अगर किसी भी सरकारी मुलाजमीन को जमीन दी गई थी तो वो उसे वापस ले ली गई। इसके अलावा चौथा पॉइंट ये था कि वो लोग जिन्होंने दिफाई लाइन, जो बॉर्डर बेल्ट है, एक लफ्ज आपने सुना होगा बॉर्डर बेल्ट, बॉर्डर बेल्ट के अंदर जितनी भी जमीन ली थी किसी आदमी ने और वो उसने चेंज कर ली थी, यानी कि दिफाई पट्टी से में हासिल करदा जमीन को तब्दील कर लिया अंदरूनी जमीन से, अंदरूनी मुल्क यानी कि अंदरूनी मुल्क जमीन से तब्दील कर लिया, तो वो भी उससे ले ली गई, तो वो भी अब आपको पता है जहां जो बॉर्डर एरिया के पास रहते हैं उनको बड़ी अच्छी तरह से पता है कि जो बॉर्डर बेल्ट की जमीन होती है दफाई बेल्ट के अंदर, दफाई पट्टी के अंदर, उस जमीन की कीमत कम होती है जो कि अंदरूनी मुल्क के अंदर जमीन होती है। मसलन एक अगर आप दरिया सतलुज का एरिया निकालें, दरिया सतलुज से ये जो दरिया सतलुज आ रहा है यहाँ से इंडिया के साथ साथ ये जाता है, ये फिरोज बेसिकली ये निकलता है कसूर के साथ साथ फिरोजपुर, कसूर से होता हुआ दीपालपुर, दीपालपुर से पीछे आगे पाकपतन, इस तरह चलता चलता ये आगे मेरा ख्याल है मुल्तान तक ये जाता है जी, बहावलपुर मुल्तान तक, खरूनाबाद, ये जितने भी एरियाज हैं इनको सिराब साथ साथ चलता हो जाता है। तो बॉर्डर जो है दरिया के साथ साथ बॉर्डर बेल्ट है, बॉर्डर लाइन भी है दिफाई, वहां जमीन की कीमत बहुत कम होती है। लेकिन जिन्होंने इसको इंटरचेंज कर लिया था अंदरूनी मुल्क, पटवारियों से मिलकर, कानूनगो या तहसीलदार से मिलकर किसी तरह साजबाज करके, अब हुकूमत ने वो जमीन उनसे वापस ले ली, बल्कि उनसे छीन ली कि आपने ये चेंजिंग क्यों की है। इसका इतलाक जो था ये फौजी अफसरान पर नहीं हुआ था, ये भी याद रखें कि जो 100 एकड़ वाली बात है ये सरकारी जितने भी सिविल डिपार्टमेंट हैं उनकी हद थी 100 एकड़। जो फौजी अलाटमेंट थी, जितने भी आला फौजी अफसरान थे उनको जो जमीन मिलती थी वो उसी हिसाब से मिलती थी, मतलब 400 एकड़, 500 एकड़, 1000 एकड़ वो उस वक्त मिलती थी। उनके लिए इस कानून का इतलाक नहीं होता था, ये चीज एक ध्यान में रखनी है। और इसके अलावा सरकारी जमीनों को उन काश्तकारों में तकसीम कर दिया गया जितनी भी जायद जमीन हासिल हुई, जो गुजारा अलाउंस से यानी कि गुजारा यूनिट से जिनके पास कम होती थी। फॉर एग्जांपल एक जो है उसके पास 3 एकड़ जमीन है, 5 एकड़ है, 7 एकड़ है, तो इस तरह एक खानदान का गुजारा कितनी एकड़ जमीन में हो सकता था, हुकूमत ने एक फिक्स कर दिया कि 15 एकड़ में एक खानदान का गुजारा हो सकता है। अब 15 एकड़ से कम जिसकी जमीन थी तो उसको वो जमीन उसमें तकसीम कर दी गई, बांट दी गई। इसके अलावा जो मज़ारीन है उसको के शफा यानी कि शुफा का भी जो है दे दिया गया हक कि अगर एक जो है जिम्मेदार अपनी जमीन बेचना चाहता है और मज़ारीन उसके पास काम कर रहे हैं तो मज़ारीन कोर्ट में जाके उसके खिलाफ हक शुफा कर सकते थे कि ये जमीन मैं खरीदना चाहता हूँ, मुझे दी जाए, मैं इसका ज्यादा हकदार हूँ क्योंकि मैं इसके करीब हूँ, मैं इसका मज़ारी हूँ। इसलिए पहले ये ऐसा नहीं था, लेकिन भुट्टो ने एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की उसमें ये हक भी शामिल कर दिया गया। जी क्लियर होगी ये सारी बात।
अच्छा जी, एक चीज ध्यान में रखें कि भुट्टो एरा में, भुट्टो दौर में 2 दफा एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हुई थी, 2 दफा। पहला ये, और दूसरी दफा 5 जनवरी 1977 थी। दूसरी दफा इस्लाहात जो थी, भुट्टो रिफॉर्म, भुट्टो ने 2 दफा रिफॉर्म्स की थी, एक तो 1 मार्च 1972 को, और जो दूसरी रिफॉर्म थी वो इलेक्शन से पहले, 1977 के इलेक्शन से पहले उसने दूसरी दफा इस्लाहात की थी, लेकिन जो इम्प्लीमेंट ना हो सकी, उस तरीके से ये ध्यान में रखनी है कि इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी थी। इसमें उसने क्या मजीद रिफॉर्म ये कर दी थी कि 150 एकड़ की बजाय 100 एकड़ और 300 एकड़ की बजाय 150 एकड़ कर दी गई, यानी कि मजीद उसके अलावा कम कर दी गई जमीन। ये दूसरी इस्लाहात थी, लेकिन दूसरी इस्लाहात के बारे में कम पूछा जाता है, लेकिन मैंने लिख दिया है डेट ताकि आपको ये याद रहे कि दूसरी दफा इस्लाहात जो थी भुट्टो दौर में वो कब हुई, 5 जनवरी 1977 में। जी ये क्लियर हो गया जी, रेस कर लूं जी इसको। नहीं सर। जी ठीक हो गया। अब जी लास्ट रह गया जी लेबर इस्लाहात। लेबर इस्लाहात फरवरी 1972 में मुतारफ करवाई गई। फरवरी 1972 में मुतारफ करवाई गई, और एक्चुअल डेट लिखनी हो तो 10 फरवरी लिख लें जी। 10 फरवरी 1972 में लेबर इस्लाहात, मजदूरों की इस्लाहात मुतारफ करवाई गई। आपको पता है कि जो भुट्टो थे, इन्होंने 1970 में जो नारा लगाया था मजदूरों के रोटी कपड़ा मकान, क्योंकि ये सोशलिस्ट थे, तो इन्होंने सबसे पहले आते ही जो अपने नारे लगाए वो आम आदमी के नारे थे, जिससे आम आदमी जो है वो बहुत मुतासर हुआ, और इसी तरह मगरबी पाकिस्तान के जितने भी लोग थे उन्होंने भुट्टो को कामयाब करवाया था, यानी कि ज्यादा नशिस्तें भुट्टो ने हासिल की थी। इसलिए भुट्टो चाहते थे कि जो लेबर इस्लाहात हैं मजदूरों की वो मैं मुतारफ करवाऊं, उसमें जो है मसाइल हैं उसको खत्म करूं। तो 10 फरवरी 1972 को उन्होंने करवाई। सबसे पहले क्या थी कि जी ट्रेड यूनियंस बनाएगी, ट्रेड यूनियंस, ट्रेड यूनियंस बनाएंगे कि फैक्ट्री के अंदर जितनी भी, उससे पहले जो यूनियंस नहीं होती थी, भुट्टो अयूब खान ने यूनियंस पर पाबंदी लगाई हुई थी। एक चीज ध्यान में रखनी है, भुट्टो ने आके वो पाबंदी खत्म की और ट्रेड यूनियंस बना दी कि कारखानों के अंदर, फैक्ट्रियों के अंदर मजदूर जो हैं वो अपनी यूनियन बना सकें और अपने मुतालबात मंजूर करवा सकें फैक्ट्री ओनर से, मालिकान से। अपनी तनख्वाहें बढ़ानी हो, अपने को सेहत के मसाइल हों, उधर उस फंड लेने हों, इस तरह के कफन दफन के जो खराजात हैं वो लेने हों, तो इस तरह उन्होंने यूनियंस बना दी ताकि यूनियन जो है मालिकान से हड़तालें करके, जलसे जुलूस करके अपने मुतालबात मनवा सकें। यानी कि अब उनको एक सरकारी तहवील में दे दिया गया कि ट्रेड यूनियंस अलाउ हैं, पहले ये अलाउ नहीं थी। उसके अलावा जो यूनियंस के नुमाइंदे होते थे
इनको एडमिनिस्ट्रेशन में भी रखा गया उनका एक नुमाइंदा, यानी कि उसको डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर का ओहदे के तौर पे दिया गया। और जितना भी फैक्ट्रियों के अंदर जो मिल मालिकान को मुनाफा होता था उसमें उसकी एक शरह जो थी वो भी रखी गई, 5% या 10% के हिसाब से जो मुनाफा आया है वो तमाम जो मजदूर हैं उनके अंदर तकसीम कर दिया जाता था। इसके अलावा वो फैक्ट्री, वो छोटे कारखाने जहां मजदूरों की तादाद 50 से कम होती थी, उनको ये कहा गया कि वो 20 दिन का बोनस ले साल के एंड पे, यानी कि साल के इख्तिताम पर 20 दिन का बोनस दें तमाम मजदूरों को, जितने भी फैक्ट्रीज वर्कर हैं उनको बोनस दिया करें। पहले ये बोनस 15 दिन का होता था, जबकि भुट्टो ने ये 20 दिन का बोनस करवा दिया गया। उसके बाद तीसरा पॉइंट ये लिख लें कि जो ओवर टाइम है, ओवर टाइम यानी कि ज्यादा वक्त, अगर कोई फैक्ट्री में 8 घंटे काम करने के अलावा भी अगर कोई काम करना चाहता है तो उसकी जो वेजेस हैं वो डबल होंगी, उसकी मजदूरी, ओवर टाइम की मजदूरी, वेजेस डबल होंगी। आपको पता है कि फैक्ट्रियों में पर घंटे के हिसाब से उस वक्त पैसे मिलते थे। मसलन 1 घंटे के अगर 10 रुपए थे तो ओवर टाइम जो भी एक वर्कर लगाता, मजदूर लगाता, तो उसको डबल 10 की बजाय 20 रुपए 1 घंटे के मिलते थे। इस तरह वो जितना काम करता, 2 घंटे 4 घंटे 3 घंटे ओवर टाइम लगाता, तो उसको उसी शरह से पैसे मिलते थे। ये लेबर इस्लाहात मुतारिफ करवाई गई। इसके अलावा चौथे नंबर पे, जो अगर फैक्ट्री का जो मुलाजिम मर जाता तो पहले उसको 50 रुपए कफन दफन के दिए जाते थे, तजदीदो तकफीन के, यानी कि कफन दफन के लिए, कफन दफन के लिए 50 की बजाय 500 रुपए कर दिए गए। अब अगर एक फैक्ट्री वर्कर फौत हो जाता है तो उसको 50 की बजाय 500 रुपए जो फैक्ट्री का मालिक है वो देगा उसके कफन दफन के अखराजात के लिए। इसके अलावा जो दौरानिया है मजदूर का, औकात कार जिसे हम कहते हैं, औकात कार 54 घंटों से कम करके 48 घंटे कर दिए गए फी हफ्ता, एक वीक के अंदर। अब एक वीक के अंदर जो मजदूर है वो ज्यादा से ज्यादा 48 घंटे काम करेगा। अब वो 54 घंटे काम नहीं करेगा, इनकी 54 घंटे इससे पहले थी, उनकी औकात कार को कम कर दिया गया। अब वो 48 घंटे एक हफ्ते में काम कर सकता है। इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी और ग्रुप इंश्योरेंस का इजरा किया गया। सोशल सिक्योरिटी और ग्रुप इंश्योरेंस का इजरा किया गया, इससे पहले नहीं था। अब जैसे कि आपको पता है फैक्ट्रियों में सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल भी बनाए गए हैं कि जहां पे मजदूर बिला मुआवजा, बगैर खर्चे के, बगैर पैसे के अपनी सेहत के मुतल्लिक जितने भी मामलात हैं, मेडिसिन हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकता है, हासिल कर सकता है। सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल बनाए गए और उसके अलावा ग्रुप इंश्योरेंस जो भी मजदूरों को दी गई। ये थी लेबर इस्लाहात। उम्मीद है आपको आज जो है तमाम समझ आ गई होगी जितनी भी इस्लाहात हुई थी भुट्टो एरा में। तो ये था आज का लेक्चर। कल इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट है वो पढ़ेंगे जी उसकी खारजा पॉलिसी भुट्टो की। भुट्टो दौर के अंदर जितनी भी खारजा पॉलिसी के अंदर जो जो मामला आए कल हम वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, ठीक हो गया सर।